साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे भारतीय समाज, राजनीति, आर्थिक तंत्र, धार्मिक तंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत विसंगतियों का देश है। यहाँ हर क्षेत्र में काफ़ी विसंगतियाँ हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, जो भी हो। अब ऐसे समाज को हम अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस कहते हैं, असमान, या उसके अंदर हेट्रोजीनियस का ठेठ भाषा में अर्थ है गदला पानी। जैसे पानी के अंदर, गदले पानी के अंदर बालू के कण हैं, धूल के कण हैं, या अन्य कोई इम्प्योरिटी है, या अन्य कोई चीज इसमें पड़ी हुई है, तो वो साफ दिखाई देता है पानी में कि ये पानी जो है गंदगी से भरा है या गंदला है। इसी तरह का हमारा समाज है, इसी तरह के हमारे सारे तंत्र हैं। उसी के बारे में एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, और इसे एक तरह से गंदला पानी ही समझ लीजिए। अब एक एक चीजों को लेते हैं। धर्म को लेते हैं। धर्म को लेते हैं तो धर्म में काफी असमानता है, और अनावश्यक रूप से है, जो हमने उसको क्रिएट किया है या बनाया है, प्राकृतिक रूप से नहीं। ब्राह्मण है तो दलित है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ब्राह्मण की मान्यताएं कुछ अलग है, दलित के साथ कठोरता से पेश आया जाता है, या दलित का दर्जा इतना नीचे है, इतना नीचे है, और ब्राह्मण का दर्जा इतना ऊपर है, इतना ऊपर है कि दोनों का कभी तालमेल ही नहीं हो सकता। तो इतनी असमानता का मतलब ये है गंदगी। इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। जैसे हेट्रोजीनियस हमने बताया कि समाज हेट्रोजीनियस है, तो उसी तरह से ये धर्म का हेट्रोजीनियसपन है, या धर्म की विसंगति है। दलित को आप कोई भी काम, मंदिर का प्रवेश करना, मंदिर में पूजा करना भी वर्जित है, जबकि ब्राह्मण जो कुछ भी कहे वो सत्य है। इतनी असमानता दुनिया, विश्व के किसी भी देश में नहीं है। दूसरी बात हम कर रहे हैं आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में भी काफी अंतर है। एक तो खाने बगैर मर रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, और दूसरा जो है वो ऐशो आराम कर रहा है, ऐशो आराम के नाम पर वो पैसे लुटा रहा है या अनैतिक कार्य कर रहा है। मतलब पैसे का भोला प्रदर्शन कर रहा है, और एक किसी को खाने भर कोई चीज नहीं है, खाना नहीं मिल पाता। तो ये आर्थिक असमानता है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। जरूरत भर का सबको मिलना चाहिए, ये भारी असमानता है। इसी तरह से राजनैतिक असमानता है। राजनैतिक असमानता में बहुत सारी चीजें हैं। राजनैतिक असमानता में आज तक 78 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए, कोई भी दलित आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। कारण अनेक हैं, पर समाधान शून्य है। तो कोई भी दलित व्यक्ति, कोई भी बैकवर्ड व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग का आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब कुछ भी नहीं बनता है। ये असमानताएं जो धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक असमानताएं हैं, ये राजनीतिक असमानता,
की कारक है। तो राजनैतिक असमानता यहाँ तक है। अगर बाबा साहब ने रिजर्वेशन नहीं कराया होता तो पता चलता कि एक भी दलित व्यक्ति या बैकवर्ड व्यक्ति एमएलए एमपी या किसी अन्य उस पर नहीं रह सकता। इसी तरह से नौकरियों में असमानता है। कोई जो है कम पढ़ा लिखा भी अच्छी नौकरी पाता था, पहले तो ऐसे ही था, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से आया है कि कोई व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में नहीं होता था दलित और बैकवर्ड का, वो पढ़ाई नहीं लिखा नहीं होता था तो वो कहाँ से होगा, क्या कहते हैं, नौकरी में कैसे आएगा। तो नौकरियों में भी भारी असमानता आज भी है, अभी भी है। अभी तो कह दिया जाता है नॉट फाउंड नॉट सुटेबल। बहुत सीधी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। इसी तरह से शिक्षा में भारी असमानता है। शिक्षा दो प्रकार की है यहाँ। जिनके पास पैसे है, जिनके पास साधन है, संपन्न है, वो तो अच्छी शिक्षा दे लेते हैं अपने बच्चों को। जो नहीं है उनकी शिक्षा अशिक्षित के बराबर है। उन स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता और सरकार की तरफ इसमें कोई ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में असमानताओं का ये देश है। हर चीज में असमानता है। शिक्षा में असमानता है, स्वास्थ्य में भी असमानता है। स्वास्थ्य में भी कुछ बड़े हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इतने खर्चीले हैं कि आदमी को धनहीन कर देंगे, आदमी को बिल्कुल नंगा कर देंगे। और सरकारी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य की, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। ये आज भी है। तो इसका क्या उपाय है? जब स्वास्थ्य में, शिक्षा में, समाज में ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा है वो दलित की प्रतिष्ठा आज भी नहीं है। आज भी उसे दलित ही समझा जाता है। पहले तो उसे हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी अंदर से हिकारत है, बाहर से भले थोड़ा बहुत नरमी हो। तो सामाजिक स्तर पर भी ये स्थिति है। मतलब धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जो मेन है, उसमें सब में असमानता है। और सब में जो है एक तरह से समतावादी नहीं, अलगाववादी है। और फिर आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे बटे तो हुए ही हैं। जातियां हैं, जातियों में असमानता है। यहाँ एक जाति मेन फैक्टर है। अब जातियों की असमानता देख लीजिए, बताया ही पहले, वो धार्मिक असमानता सब में इंक्लूडेड है। एक जाति तो बहुत बड़ी जात है और दूसरी जात जो है वो बहुत छोटी जात है। इसका क्या अर्थ है? आदमी तो आदमी होता है, उसमें असमानता का क्या सवाल है? लेकिन है। जातियों के आधार पर यहाँ के समाज का वर्गीकरण होता है। जातियों के आधार पर सारे ही काम किए जाते हैं, जबकि ऐसा किसी अन्य देश में नहीं है। जात भी जन्म से मानी जा रही है, जबकि जात जन्म से नहीं होती है, पेशे से होती है। तो हर तरफ जो है हेट्रोजीनियसनेस, मतलब एक असमानता की स्थिति है। तो ऐसे में देश की उन्नति, देश की प्रतिष्ठा, देश में सुख शांति कैसे हो पाएगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। और इस पर पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, मुस्लिम भी है यहाँ, मुस्लिम समाज को, सबको सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोचते हैं तो इसकी परिणति एक ही है कि एक दूसरे का विरोध और गुलामी। विरोध का मतलब वहीं बटेंगे तो कटेंगे वाला हिसाब किताब है। हम बट भी चुके हैं और कट भी चुके हैं। इतिहास में भी बहुत विसंगतियां, इतिहास भी गलत लिखा जाता है।
तो ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि इन असमानताओं को खत्म किया जाए और मानवता की बात की जाए और मानवता को आधार बनाया जाए। भगवान बुद्ध ने भी, या वो जो मौर्य थे, जो गणराज्य थे, कोलीय थे, गणराज्य थे, और भी गणराज्य थे, उन गणराज्यों में एक समानता थी। बात समानता की और समता की होती है। थोड़े बहुत नीचे नीचे तो होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी असमानता की एक खाई में जो साफ साफ दिखाई दे, इतनी असमानता, जैसे एक जार में पानी रख दीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, धूल डाल दीजिए, और तो साफ साफ दिखाई देता है कि ये तो गंदा पानी है। उसी तरह से भारतीय समाज को अगर दर्पण के सामने रख देते हैं, शीशे के सामने रख देते हैं, तो जो असमानताएं हैं वो साफ साफ दिखाई देती है। उसमें कुछ कहने की किसी की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है मेरी समझ से, और भविष्य के लिए ये बहुत ही अदूरदर्शीपना है। इससे कभी भी देश उन्नति नहीं कर सकता और पतन की तरफ जाएगा। अभी हम आंकड़े देने लगे तो पता चला 65% नौकरियों में ब्राह्मण हैं और 50 से 55% शिक्षा में ब्राह्मण हैं, बाकी जाति गौड़ है। उसी और आबादी 3 से 4% है। उसी तरह से क्षत्रियों का जो है, उनकी भी आबादी 5-6% है और 80% जमीनों पर उनका कब्जा है। नौकरियों पर और शिक्षा पर ब्राह्मण का कब्जा है, जमीनों पर क्षत्रियों का कब्जा है। और 20 से 22% दलित हैं, उनके पास जमीनें एकदम नहीं है, उनके पास जमीनें 1% भी नहीं है। नौकरियों में वो 10-12% ही हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, तो नौकरियां ऐसे खाली पड़ी है। उसी तरह से बैकवर्डों की संख्या 60% है, 60 से 65% है, उनके पास जमीनें जो है 4-5% है। जमीनें हैं लेकिन 4-5% है। शिक्षा के नाम पर जो है 2-4% होंगे और नौकरियों के नाम पर भी 1-2% है। तो ये स्थिति है, मुसलमानों की स्थिति इससे बेहतर है। वो अगर 10% है तो कुछ नौकरियों में है, कुछ उनके पास जमीनें हैं, कुछ उनके पास शिक्षा भी है, तो इस तरह से दे आर बेटर। दलितों और पिछड़ों की स्थिति सबसे खराब है और कहने को वो हिंदू हैं। आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात के हिंदू हैं हम, जो हमें सब चीजों से वंचित रखा गया है। तो इस तरह की स्थिति सही नहीं है और ये एक मूर्खतापूर्ण तथ्य है कि हम मूर्ख हैं कि हम लोगों का, अच्छा आप अगर आपके पास 80% जमीनें हैं तो दूसरे की जमीनें हैं जो आप हड़प कर बैठे हुए हो। वो शिक्षा और नौकरियां हैं तो वो भी हड़प कर बैठे हुए हो। तो इस तरह से समान बंटवारा होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए, समान स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, समान सामाजिक समरसता होनी चाहिए, समान रूप से धन का वितरण होना चाहिए और समान रूप से हर चीज का वितरण होना चाहिए। अन्यथा देश का भविष्य असुरक्षित है, देश का भविष्य पतन की तरफ है और देश का भविष्य ही नहीं कोई है, मैं ये कहता हूं। अभी ढोंग पाखंड आडंबर की बात करें तो चरम पर है। चले जाइए आप कुंभ मेला में, देखिए साधुओं का ढोंग पाखंड आडंबर, एक से एक टीका किए हुए, ये किए वो किए, और वो कहते हैं अखाड़ा है हमारा, पहलवान है, लड़ाई लड़ते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। इस पर सरकारों को भी, इस पर पूरे समाज को मंथन करना चाहिए, रिजल्ट निकालना चाहिए, और नहीं तो गुलामी निश्चित है।
इसी का फायदा उठा करके गुलामी हुई है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद बारे में सुझाव और शिकायतें हमें देंगे और कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय शिक्षा, जय स्वास्थ्य, जय गांधी।